हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम जान चुके थे, हमारा पूरा पहला प्रोग्राम हमने बना लिया था हेलो चैम्प्स वाला। उसको प्रिंट भी करा दिया था और उसका एक एक मतलब भी देख लिया था किस तरह से काम करता है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यार इसी के बारे में। इसी प्रोग्राम में एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं यार इस फोल्डर स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले यार आपका जो है प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट का नेम है, उसके अंदर आपको यार कुछ फोल्डर्स मिलते हैं। डॉट आइडिया यार इंटेल आईजी ने बनाया है आपका। उसके अंदर आपको मिलता है एसआरसी को आप सोर्स कोड भी बोल सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको किसी और की फाइल लेनी है या फिर खुद की फाइल देनी है, तो आपको पता होना चाहिए यार एसआरसी के अंदर ही आपका सोर्स कोड रखा है। इसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यार पैकेज का नाम मिलेगा, जैसे कि हमने लिखा था। तो पैकेज का नाम हमने दिया था यार com.code-with-infilean.first, ठीक है। ये हमारा पैकेज था। इसके अंदर आपको मिलती है आपकी मेन फाइल, ठीक है। जो भी आपकी क्लास होती है, जो भी आपकी फाइल होती है डॉट जावा फाइल, वो आपको मिलती है। तो यहाँ पर हमारी मेन डॉट जावा फाइल हमारे पैकेज के अंदर है। तो ठीक है, आपको ध्यान रहेगा सोर्स के अंदर आपका पैकेज, पैकेज के अंदर आपकी फाइल। अब अगर कोड में ध्यान से देखें तो यार पहली लाइन अगर आप देखें तो आपको एक पैकेज कॉम डॉट जो भी आपने नाम दिया था पैकेज का वो रहता है। तो यह क्या डिस्प्ले करता है? यह लाइन डिस्प्ले करती है यार ये खुद कोड बोलना चाह रहा है कि मैं इस पैकेज को बिलोंग करता हूँ। कोई भी कोड अगर आप देखते हैं, अगर एक लोकल कंप्यूटर में कोई भी कोड आप देखते हैं, तो वहाँ पर वो बताएगा यार पैकेज लिखा हुआ, तो वो बोलना चाह रहा है कि मैं यहाँ से आया हूँ, ये मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो अब हम कुछ और मज़ेदार चीज़ें जान लेते हैं यार इसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने जावा का प्रोग्राम लिखा था, उसको आप कई तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कई अलग अलग तरीके होते हैं उसे लिखने के। अब वो यार कौन से तरीके होते हैं? तो सबसे पहले तो बाय चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द मॉडिफायर्स। अभी के लिए आप इतना समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मॉडिफायर्स को आपको समझना है, अभी के लिए इतना समझिए यार मॉडिफायर्स आपके ये दोनों हैं, ठीक है। मॉडिफायर्स होते क्या हैं वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा अगले लेक्चर में, पर मॉडिफायर्स अभी समझिए ये दोनों हैं। अब इन दोनों का आप सीक्वेंस चेंज करके क्या कर सकते हैं? स्टैटिक पब्लिक को आप पब्लिक स्टैटिक बना सकते हैं। तो शुरू में आपको ध्यान हो तो हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा था, लेकिन यहाँ पर हमने स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन लिख दिया, तो ये भी वैलिड है। अगर आप उसको इस तरह से लिखते हैं तो भी आपका प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बाय चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ मॉडिफायर्स। मेथड प्रोटोटाइप इज नॉट चेंज इन जावा, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। अब आगे अगर बात करें तो यार यहाँ पर अगर आप देखें इतने इतने एरिया में, तो हमारा स्ट्रिंग आर्ग्स जो था, जो हम आर्ग्यूमेंट्स के लिए लिख रहे थे, उसको भी आप तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका यार आपका जो डेटा टाइप है उसके बाद आप एरे का लगाएं सिंबल, ठीक है। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया यार आपका जो वेरिएबल है। अब ये सब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द। तो दूसरा तरीका यार जो आप आर्ग्स लिख रहे हैं, जो आप नाम लिख रहे हैं, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं। और तीसरे तरीके में यार नाम के पीछे लगाना आपको, ठीक है। तो ये तीन तरीके होते हैं। तो हम एक बार कोड करके देख लेते हैं यार ये क्या सही में काम कर भी रहे हैं या नहीं। तो चलते हैं हमारे इंटेल आईजी आइडिया पे। यहाँ पर जाने के बाद यार सबसे पहले हमने बात करी थी कि आपका पब्लिक स्टैटिक जो है उसको मैं कर दूंगा रिप्लेस स्टैटिक पब्लिक से। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टैटिक, उसके बाद मैं लिख देता हूँ पब्लिक। अब इसे अगर मैं रन करता हूँ, रन के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था आपको इस बटन पे जाना है, रन पे। आप शिफ्ट F10 भी दबा सकते हैं। तो यहाँ पर यार इसको रन करने के बाद आपको जो है हेलो चैम्प्स मिल चुका है। अब अगर आप एक चीज़ का ध्यान दें, अगर आप लेफ्ट में जाएं तो आपको यहाँ पर एक आउट नाम का फोल्डर मिलता है, ठीक है। इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है और ये अभी रन टाइम पर आपका बना हुआ है, ठीक है। तो किस तरह से जावा काम कर रहा होता है ये भी हम बहुत जल्द बात करने वाले हैं कुछ ही मिनट्स में। तो बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर हमने स्टैटिक पब्लिक करा है तो भी कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब हम बात करते हैं अंदर आप जो चेंजेस करना चाह रहे थे। सबसे पहला केस तो यही हो गया कि आप स्ट्रिंग के साथ ब्रैकेट्स लगा रहे हैं। दूसरे केस में आप क्या कर रहे थे? आर्ग्यूमेंट्स जो आपका नाम है उसके पहले ब्रैकेट लगा रहे थे। ऐसा कर देने के बाद अगर आप इसको रन करते हैं तो हम देखते हैं क्या कोई चेंजेस आते हैं, क्या कोई एरर देता है ये। रन होने के बाद यार आपका बहुत ही बढ़िया से उसने कोई एरर नहीं दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद में लगा देते हैं और फिर देखते हैं क्या इसमें कोई दिक्कत होती है। तो यार एज एक्सपेक्टेड इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उसी तरह से हमारे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं यार अलग अलग तरीके से हम अपना जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यार, आप ऑप्शनल सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं। ऑप्शनल मैंने क्यों बोला, आप लगाए या ना लगाए कोई दिक्कत नहीं है, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। तो यार आपने शायद ही कहीं देखा होगा सेमी कॉलन क्लास के बाद, पर हाँ लगा सकते हैं आप, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर हमने क्लास लिखी, उसके बाद ये क्लास का बॉक्स यहाँ से बनना शुरू हुआ
और यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो जहाँ पर आपका क्लास का बॉक्स बेसिकली ख़त्म हो रहा है, जैसे यहाँ पर आपका ख़त्म हो रहा है उसके बाद आप सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं, तो भी आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मैंने एक और चीज़ इसमें करी है एडिशनल, ठीक है। यहाँ अगर आप देखें तो बेसिकली पहले हम इतनी देर से क्या करते थे, हम लिखते थे स्ट्रिंग और उसके बाद हम ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते थे, फिर हम आर्ग्स लिखते थे, ठीक है। लेकिन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हम एरे के लिए लगा रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। उसकी जगह अगर आप 3 डॉट लगाएं तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को फटाफट से हम परफॉर्म करके देख लेते हैं क्या ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम इंटेल आइडिया में जाते हैं और सबसे पहली चीज़ हमारी थी यार क्लास के एंड में सेमी कॉलन लगाना। यहाँ अगर सेमी कॉलन में लगाता हूँ और फिर इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो यार हमारा बेसिकली वही आउटपुट आया है एज इट इज़। और यहाँ पर एक और चीज़ थी यार, यहाँ पर इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट में हटा देता हूँ और स्ट्रिंग के बाद मैं 3 डॉट लगाता हूँ, ठीक है। ध्यान रखिए स्ट्रिंग के बाद आपको स्पेस नहीं देनी है, स्ट्रिंग के साथ जुड़े हुए आपके 3 डॉट होने चाहिए। और इसी के साथ मैं इसे रन करता हूँ और आप देख सकते हैं हमें सेम आउटपुट देखने को मिल गया है। तो बेसिकली ये कुछ तरीके थे यार, आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। और ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपसे इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार हमारा जो पूरा प्रोग्राम चल रहा था ना, वो किस तरह से काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, कहाँ जाता है कहाँ से आता है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो हम 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है आपकी जेडीके, फिर आपकी जेआरई, उसके बाद यार आपका जेवीएम। तो याद हो आपसे मैंने एक जेडीके नाम की फ़ाइल, मतलब पूरा का पूरा इंस्टॉलर, पूरा पैकेज आपसे डाउनलोड करवाया था और उसको हमने इंस्टॉल करा था, ठीक है। यही रिस्पॉन्सिबल है यार पूरा जावा का पूरा जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, सारा जो आपके कंप्यूटर में हो रहा है, वो उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या होता है, पहले हम फुल फॉर्म पे फोकस करेंगे। आपको हमेशा याद होना चाहिए, कोई आपसे नींद में भी पूछ ले यार जेडीके क्या होता है, आप बोलेंगे जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट, जावा को डेवलप करने के लिए, जावा के प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए हमको किट मिल रहा है, उसे हम बोलते हैं जेडीके। उसके बाद जेआरई का फुल फॉर्म है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम मतलब जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं उस वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जेआरई काम आता है। उसके बाद है आपका जेवीएम। जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। वर्चुअल मतलब रियल का अपोजिट, तो जावा वर्चुअल मशीन आपका फुल फॉर्म है जेवीएम का। अब एक एक करके समझते हैं तीनों चीज़ें होती क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जेडीके की, तो जेडीके क्या होता है, एक टूल होता है। बेसिकली हम बोलेंगे टूल है, ये पूरा का पूरा हमने टूल डाउनलोड किया है जो कि आपका कंपाइल भी करेगा, ठीक है। आपकी सारी चीज़ें जेडीके संभालता है, बेसिकली कंपाइल भी करता है, आपका डॉक्यूमेंट भी करता है आपके जावा के प्रोग्राम्स को। उसके बाद सारे पैकेजेस को भी ये संभालता है, मतलब बेसिकली कुल मिलाकर सारी चीज़ें ये करता है, ठीक है, आपके जावा के प्रोग्राम की। जेआरई क्या होता है यार, जेआरई एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है मतलब आप जो कोड लिखते हैं उसको जब कंपाइल हो जाने के बाद जब वो चलाते हैं उसे, ठीक है। बेसिकली इतना समझिए कि आपके मशीन पर जेआरई की मदद से ही वो कोड चल रहा है। जेडीके कंपाइल कर देगा, डॉक्यूमेंट कर देगा, पैकेज वगैरह सब कुछ संभाल लेगा, टूल्स प्रोवाइड कर देगा, सारे एग्जीक्यूटेबल टूल्स प्रोवाइड करवा देगा, लेकिन जेआरई जो है वो उसको चलाएगा। अब इनके बीच में रिलेशन बहुत ही ईजी सा है, वो भी हम समझेंगे, पर पहले हम जेवीएम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इस लाइन को अगर हम फोकस करें तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इस शब्द का क्या मतलब है, इस शब्द का और वर्चुअल जो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्चुअल, ठीक है, लगभग सेम ही है। तो क्या होता है, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। तो ऐसा हम बोलेंगे यार इसको वर्चुअल मशीन क्यों कहते हैं, क्योंकि यार ये रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर आप देखें आपने जो जेडीके इंस्टॉल किया था, अगर आप अपने फोल्डर में जाए, फाइल मैनेजर जो भी आपके कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोरर होता है उसके अंदर आप जाएँ सी डायरेक्टरी में, तो सी में आपको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको जेडीके नाम का फोल्डर मिलेगा जावा के अंदर, ठीक है। जावा के अंदर जेडीके मिलेगा, उसमें बिन मिलेगा, उसमें आपको सारी चीज़ें डॉट ई के फॉर्म में मिलेगी। सारी चीज़ें, चाहे वो जावा डॉट ई हो, जावा सी डॉट ई हो, सारी चीज़ें आपको दिख रही है नज़रों के सामने। लेकिन यार जेआरई भी आपको दिखेगा, लेकिन जेवीएम आपको कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए इसे वर्चुअल मशीन कहा जाता है, इसलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो बेसिकली इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन, ठीक है। इट इज़ अ स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट इन विच जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आपको सेम लग रही होगी, यहाँ पर सेम लिखा हुआ है जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड, और जेवीएम में भी सेम लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है। ध्यान दीजिए ये इंटर रिलेटेड है, मतलब कि एक दूसरे से रिलेटेड है। किस तरह से है, बहुत ही आसान से मैंने समझा रखा है, चलिए देख लेते हैं यार किस तरह से इंटर रिलेटेड है।
तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप देख लेते हैं तीनों के बीच का। तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ईजी है। बहुत ही ईजी इसलिए क्योंकि आपको देख के समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो पर्पल बॉक्स है ना, इसको मैं ऐसा हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपका JDK है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, ये आपका JDK है। JDK मतलब बोले तो जो हमने JDK 16 डाउनलोड किया था फिर इंस्टॉल किया था, वो पूरा का पूरा आपका JDK है, ये पर्पल बॉक्स। इतना समझ आता है। उसके बाद ये जो है, ये वाला जो ब्लू बॉक्स है, इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ। ये है यार आपका JRE। ठीक है, ये है आपका JRE। अब JVM का है भैया, तो यार JVM जो है ना वो इतना सा है, बस इतना सा आपका JVM है। ठीक है, तो इनका रिलेशन आपको क्या समझ आता है? आप ध्यान से देखो तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा यार, JDK जो है ना उसके अंदर JRE है। ठीक है, उसके अंदर JRE है, और JRE जो है उसके अंदर JVM है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि JDK इज इक्वल्स टू JRE प्लस समथिंग, और JRE इज इक्वल्स टू JVM प्लस समथिंग। अब वो समथिंग समथिंग क्या है? ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखें JDK में JRE हमारा हो गया। अब बचा क्या? बची ये चीज़ है, इनको हम क्या बोलते हैं? टूल्स बोलते हैं। कौन से टूल्स? डेवलपमेंट टूल्स। मतलब ये डेवलपमेंट टूल्स हैं जो जावा डेवलपमेंट में हमें काम आते हैं। जैसे कि आपका कंपाइलर हो गया, डीबगर हो गया, जावा डॉक्स हो गया। ठीक है, ये सब क्या होता है अभी देखते हैं। और उसके बाद अगर हम JRE की बात करें तो JRE में क्या है? JRE में है आपका JVM प्लस समथिंग समथिंग। JVM प्लस क्या? प्लस क्लास लाइब्रेरीज। ठीक है, JVM तो एक है ही अलग चीज़ है, प्लस साथ में क्लास लाइब्रेरीज। अब ये क्या है, इसको जूम करते हैं। ठीक है, ऐसा आप इमेजिन करिए, अगर इसके अंदर हम जाएं इन डेप्थ तो आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा आर्किटेक्चर ड्रॉ कर दिया आपके लिए। आर्किटेक्चर ऑफ JVM भी है, JDK भी है, और JRE भी है। सबसे बाहर वाला बॉक्स अगर देखें तो ये हो गया आपका JDK। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर ही आपका JRE भी है। कहाँ है? ये रहा। और JVM ढूंढे कहाँ है? ये रहा आपका JVM। अब JDK के अंदर देखें अगर, तो JDK आपका बाहर वाला बॉक्स हो गया। ठीक है, उसके अंदर आपके पास है JRE। इस बॉक्स के अंदर है JRE। अभी इन पे फोकस मत करिए। ठीक है, इसके नीचे JVM है, उस पर अभी नहीं देखते हैं। अभी हम समझते हैं JRE के साथ क्या है। तो अब JDK क्या था यार आपका? JDK था आपका जावा डेवलपमेंट किट। इसने आपको प्रोवाइड करवाया JRE और कुछ डेवलपमेंट टूल्स। तो अगर उन डेवलपमेंट टूल्स की बात करें, अगर आप सी में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, ठीक है, उसमें आपको जावा नाम का फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको अपना JDK मिलेगा जो हमने इंस्टॉल करा था। याद हो तो इंस्टॉल करके क्या होता है यार, सी में सेव होगा, तो आपको JDK मिलेगा। अब JDK के अंदर आपको एक बिन नाम का फोल्डर मिलेगा। अब बेसिकली हमने IntelliJ IDEA इंस्टॉल करा था, इसलिए हमको क्लास पाथ और नॉर्मल जो पाथ है एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, उसको सेट करने की कोई नेसेसरी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमें नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर खुद से जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं तो आपको एक बिन नाम का फोल्डर मिलेगा। इस बिन नाम के फोल्डर्स के अंदर आपको .exe बहुत सारी ऐसी फाइल्स मिलेगी, .jar .exe ऐसी फाइल्स मिलेगी। तो बेसिकली यही होते हैं हमारे डेवलपमेंट टूल्स। अगर मैं बात करूँ इसका एक्सटेंशन, तो इसके एक्सटेंशन होते हैं .exe। ये अलग अलग फाइल्स होती हैं जो कि यूज़ हो रही होती है आपके डेवलपमेंट के लिए। अब जैसे मान लीजिए मैं रन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ऐसा मेरा रन बटन था। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो उसी टाइम बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। ठीक है, सबसे पहले वो प्रोग्राम जो है .java फाइल है, वो जाता है सबसे पहले इसके पास। ठीक है, ये है जावा सी। मतलब ऐसे जाता नहीं है, जावा सी एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो जावा सी .exe, इसके आगे .exe लगा रहता है। तो जावा सी .exe से वो प्रोग्राम पूरा कंपाइल होता है ना। उसके बाद बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म हो रही होती है। सिर्फ जावा से जो है आपका क्लास फाइल रन हो रहा होता है। फिर जावा डॉक्स जो है, जावा डॉक्स क्या करते हैं, जैसे कोई भी आईडी आप चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अलग अलग चीज़ों की हेल्प आपको मिल जाती है ना। डॉक्यूमेंटेशन आप कर सकते हैं अपने कोड को, इन चीज़ों के लिए जावा डॉक्स। उसके बाद यार जावा w.exe। अभी जावा और जावा डब्ल्यू दोनों लगभग सेम है। ठीक है, कैसे सेम है? जावा डब्ल्यू आपका GUI के लिए होता है। जैसे अगर आपने CMD में करी है कोडिंग, CMD में, जैसे कोडिंग नहीं, आप नोटपैड में कोड लिखते हैं और CMD में उसको रन करते हैं, उसके लिए आप यूज़ करते हैं जावा.exe स्पेस आपका जो भी जावा का प्रोग्राम है रन करने के लिए। लेकिन जावा डब्ल्यू क्या करता है यार, ये एक GUI एप्लीकेशन पर जो भी आप अपने ID यूज़ करते हैं उसके लिए आपका जावा डब्ल्यू काम आता है। तो ऐसे बहुत सारे आपके टूल्स यार, डेवलपमेंट टूल्स, जिनकी मदद से आपकी पूरी डेवलपमेंट चल रही होती है। आपको पता भी नहीं चलता आप किस टाइम पे कौन कौन से टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। ये तो हमने 4 लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली JDK के अंदर JRE आपका हो गया। JRE के साथ साथ यार कुछ डेवलपमेंट टूल्स हैं
और उसके बाद हम बात करते हैं JRE के अंदर जा करके कि JRE में एक्चुअली क्या क्या रखा हुआ है। JRE में आपका रखा हुआ है यार JVM, ठीक है। JVM एक अलग चीज़ हो गई। प्लस प्लस में आप देख सकते हैं क्या मिल रहा है आपको, जावा पैकेजेस, क्लासेस और रन टाइम लाइब्रेरीज। अब ये क्या होता है, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि आपने एक पैकेज बनाया, आपने क्लासेस बनाई, आपने लाइब्रेरीज का यूज़ किया, अलग अलग लाइब्रेरीज का, जैसे जावा डॉट यूटिल, फिर आपका डेट लाइब्रेरी, ऐसी बहुत सारी आपकी लाइब्रेरीज होती है। तो वो सारी लाइब्रेरीज आपकी JRE में रखी रहती है, ठीक है। ये प्रोवाइड करवाता है वो रन टाइम एनवायरनमेंट, रन टाइम लाइब्रेरीज। और जो भी आप पैकेजेस बना रहे हैं, जो भी आप क्लासेस बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें JRE में रहती है, ठीक है। तो ये काम होता है यार JRE का। अब JRE के अंदर ही आपका रखा होता है JVM, ठीक है। तो JVM बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, वर्चुअल है, आपको नहीं दिखेगा। JRE भी आपको दिख जाएगा। रन टाइम एनवायरनमेंट आपको अपने फाइल मैनेजर में, जो भी आप फाइल एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं उसके अंदर आपको JRE और JD के दोनों मिल जाएंगे। लेकिन JVM एकदम आप ऐसा समझे बिल्कुल गायब प्राणी है। लेकिन JVM सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्लास लोडर क्या है, मेमोरी एरिया क्या है, एग्जीक्यूशन इंजन क्या है। इसमें क्या होता है बेसिकली, एक फ्लो चल रहा होता है। डॉट जावा फाइल कंपाइल होकर के डॉट क्लास फाइल बनती है, डॉट क्लास फाइल जाती है JVM के अंदर, ठीक है। मैं बेसिकली शॉर्ट में अभी साइड में लिख देता हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ ही देर में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिक में क्या लिख रहा हूँ, डॉट जावा फाइल जो है कंपाइल होकर के डॉट क्लास फाइल बनती है, और वो इसके लिए एज एन इनपुट काम करती है, ठीक है। इनपुट आउटपुट का प्रोसीजर होता है। इनपुट में जाएगी डॉट क्लास फाइल। JVM में यार सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत डीप में अगर जाएं तो बड़ी बड़ी बुक्स में आपको सब कुछ मिलेगा, पर इतना हमें अभी ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जितना हम अभी पढ़ रहे हैं उतना काफ़ी है। तो इसके इनपुट में गई डॉट क्लास फाइल। अब ये आउटपुट देगा यार, आउटपुट क्या देगा आपको, आउटपुट देगा ये पूरा आपका कोड रन करके, बिल्कुल एग्जीक्यूशन इसी में हो रहा होता है। तो क्या होता है, अगर सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्लास लोडर, ठीक है। क्लास लोडर या नाम से समझ आता है, लोड क्या कर रहा है, लोड क्लास को। तो जो हमारी क्लास फाइल है डॉट क्लास फाइल, उसको JVM लोड कर रहा है। लोड करके देख रहा है, वो वेरीफाई कर रहा है, चेक कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें JVM कर रहा होता है। बहुत फास्ट होता है यार, कंप्यूटर बहुत फास्ट है, आपको पता भी नहीं चलेगा सारी चीज़ें कब हो रही होती है। क्लास लोडर में यार एक बार आपकी क्लास फाइल लोड हो गई, अब इसमें बहुत सारे अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि यार आपका होता है बूटस्ट्रैप लोडर, ऐसे बहुत सारे लोडर होते हैं, लिंकिंग, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें हो रही होती है। तो क्लास लोडर होता है। सेकंड आपका होता है मेमोरी एरिया, ठीक है। मेमोरीज आपकी स्टैक हो गई, हीप हो गई, ये सारी आपकी जावा में मेमोरीज होती है, ठीक है। तो मैंने आपको याद हो तो कहा था कि यार आपका JVM बहुत स्मार्ट है ना। पिछले लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी की, तो उसमें लिखा हुआ था कि यार आप पॉइंटर्स यूज़ नहीं करते हैं। तो पॉइंटर्स क्यों यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास यार JVM है, C++ में ऐसा कुछ नहीं है। तो JVM जो होता है ना, वो खुद ही मेमोरी एरिया को संभाल लेता है। हमें पॉइंटर से मेललॉक, रीएललॉक, कैलॉक ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है। JVM खुद ही मेमोरी एरिया को मैनेज कर लेता है, स्टैक, हीप, कोई सा भी मेमोरी हो वो मैनेज कर लेता है। तो मेमोरी एरिया में क्या रखा रहता है यार, जो भी आपने अपना प्रोग्राम बनाया है उसमें जो भी वेरिएबल्स है, जो भी चीज़ें हैं अलग अलग, उनको कौन सी मेमोरी कहाँ पर देनी है, क्या क्या आपने बनाया है, ये सारी चीज़ें JVM रन टाइम पे करता है। रन टाइम पे उनको मेमोरी एलोकेट करता है, और मेमोरी एलोकेट हो जाने के बाद, क्लास लोड हो जाने के बाद, सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद वो जाता है एग्जीक्यूशन इंजन में। एग्जीक्यूशन इंजन में यार आपका पूरा एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन बोले तो आपका पूरा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, और इसके बाद एग्जीक्यूट जैसे ही हो जाएगा वैसे ही आपको आउटपुट शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट स्टेज होता है एग्जीक्यूशन इंजन। तो आपको समझ आया होगा JD के, JRE और JVM के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। JD के जो है वो JRE प्लस सम डेवलपमेंट टूल्स, JRE जो है वो JVM प्लस आपकी जावा पैकेज क्लासेस और कुछ रन टाइम लाइब्रेरीज, और JVM के अंदर यार ये 3-4 चीज़ें होती है जिसकी मदद से पूरा इंटरप्रेटर आपका चल रहा होता है। अब ये सारी चीज़ें मैंने इंटरप्रेटर बोला, एक शब्द लिया, इसके बारे में हम जस्ट अगली ही 2 मिनट में बात करने वाले हैं। तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगले सब टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, आपको जाना है लोकल डिस्क C के अंदर। C में आपको प्रोग्रामिंग फाइल्स नाम का फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको जावा नाम का फोल्डर मिलेगा। अब जैसे ही आप जावा नाम के फोल्डर में जाते हैं, मैंने यहाँ पर MySQL कनेक्टर भी कर रखा है, अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। JDK के अंदर आप जाते हैं, JDK 16.0.1, ये मेरा JDK वर्जन है, आपका भी शायद सेम ही होगा।
उसके अंदर आपको ये सारे सारे के सारे फोल्डर्स मिल जाते हैं। उसके अंदर आपको बिन फोल्डर में जाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कितनी सारी फाइल्स मिल रही हैं। .dll फाइल्स को ऊपर हटा दें तो आपकी नीचे आकर के बचती है .exe फाइल्स। अब अगर .exe फाइल्स में देखें अगर आप, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल रही है यहाँ पर java.exe, ठीक है। फिर आपको मिलती है जावा सी, आपका जो कंपाइलर है, ठीक है। ये सिर्फ 20 KB का है, लेकिन फिर भी यार पूरा प्रोग्राम आपका कंपाइल यही करता है। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। उसके बाद जो हमने डॉक फाइल की बात करी थी वो ये रही। उसके बाद यार जावा पी, जावा टी, JCMD, जे कॉन्सोल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे JDB। JDB क्या होता है आपका, कोई भी पूछ ले अगर आपसे JDB क्या होता है तो आप बोलेंगे यार उसको जावा डीबगर, जो हम डीबगिंग करते हैं ना या जावा की, वो JDB संभालता है, ठीक है। ये भी अगर आप देखें तो यार बहुत छोटा है, 20 KB का। ये सारी फाइल्स लगभग लगभग 20-50 KB की ही हैं। तो ये सारी फाइल्स आपको मिल रही होती है आपके बिन फोल्डर में। तो आपको ये इस चीज़ का पता होना चाहिए। अगर दूसरी फाइल्स अगर आप देखें तो आपको सारी .exe फाइल्स यहीं मिलेगी, ठीक है। फिर आपकी .dll फाइल, .jar फाइल सभी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये मैंने आपको एक बता दिया है फिजिकल ओवरव्यू, यहाँ पर आपको असली में कैसे दिख रहा है JDK कैसा होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, वो है आपका हाउ जावा वर्क्स। तो यार जैसे कि आपको याद हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। कैसे चल रहा है मैं जस्ट आपको समझाता हूँ। उससे पहले यार आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। वो क्यों होती है? JVM इज द आंसर। JVM की वजह से यार जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, या फिर आप बोल सकते हैं बाइट कोड की वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाली प्रॉपर्टी जावा की, वो कैसे काम करती है आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके पास सोर्स कोड रखा हुआ है। सोर्स कोड बोले तो मतलब कि जो हम कोडिंग कर रहे थे, याद हो तो मेन डॉट जावा नाम की चीज़ हमने देखी थी। तो ये हमारा सोर्स कोड है, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा कंपाइलर के पास। मतलब जैसे ही आप वो प्ले वाला बटन क्लिक करते हैं ना, जो आपको बटन दिखता है ऐसा, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती है। सबसे पहले .जावा फाइल जाती है कंपाइलर के पास। कंपाइलर के पास जाती है। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर आपका कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यार कंपाइलर आपका है जावा सी, ठीक है। जावा सी .exe हमने देखी थी, वही आपका कंपाइलर है। कंपाइलर के पास जाने के बाद सोर्स फाइल जो है, सोर्स कोड जो है, .जावा बन जाता है यार आपका मेन। नाम तो वही रहेगा, मेन .क्लास। .क्लास फाइल आपका बन गया। .क्लास फाइल को हम बोलते हैं बाइट कोड, और इसकी वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक विंडोज़ मशीन है। विंडोज़ मशीन पे मैंने मेन .जावा लिखा, उसको मैंने कर दिया कंपाइल। उसके बाद मुझे मिल गया मेन .क्लास। अब आप मुझे किसी दिन मिलते हैं, आपको वो प्रोग्राम चाहिए, तो मैं आपको दे दूंगा मेन .क्लास। आपके पास है यार मैक, तो अगर आप मेन .क्लास अपने मैक में चलाएंगे तो भी वो चल जाएगा। कैसे चलेगा? मेन .क्लास यहाँ से जाएगा एप्पल के जे, अब यहाँ पर देखिए एप्पल JVM मैंने अलग लिखा है, विंडोज़ JVM मैंने अलग लिखा है, लिनक्स JVM मैंने अलग लिखा है। तो बेसिकली हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का JVM होता है जो वो JDK से डाउनलोड कर सकता है। उसको डाउनलोड करेगा तो सबके पास JVM आ जाएगा। तो बेसिकली उसको कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक JVM चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन चाहिए, जो कि मेरी इस .क्लास फाइल को रन करेगी। जैसे इस .क्लास फाइल को आपका एप्पल का JVM रन करेगा, आपके एप्पल के मशीन पे मेरा कोड रन हो जाएगा। उसी तरह से किसी विंडोज़ मशीन पे मैं जाऊंगा और उसको बिना सोर्स कोड दिए बोलूँगा कि यार तू मेरी .क्लास फाइल अपने JVM पे एग्जीक्यूट कर, तो वो जा करके वहाँ पर बढ़िया से मेरा प्रोग्राम चल जाएगा। सेम गोज़ विथ लिनक्स JVM। लिनक्स JVM अपना .क्लास फाइल चलाएगा मेरा वाला, और आपका लिनक्स मशीन पर भी कोड बढ़िया से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से जावा काम कर रहा होता है। लेकिन थोड़ा सा और डीप में जाए ना, अगर इसी के डीप में अगर जाते हैं तो हम समझते हैं बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा था, आपका .जावा था, ठीक है। .जावा से क्या हुआ, ये गया जावा सी, आपका कंपाइलर था, और जावा सी ने इसको क्या बना दिया, जावा सी ने इसको बना दिया .क्लास। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस हो गया कंपाइलेशन का पूरा। अब .क्लास फाइल आपको याद हो तो मैंने बोला था यार एज एन इनपुट जाएगी, किसके पास जाएगी इनपुट, ये JVM के पास इनपुट जाएगी, ठीक है। और JVM उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब यार इसी JVM को मैं करता हूँ यहाँ पर जूम, ठीक है, इसी को मैं करता हूँ जूम। तो अंदर क्या होता है, अंदर का आर्किटेक्चर हमने देखा था, लेकिन एक चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है, वो है यार आपका जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ठीक है, JIT। अब ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो JIT बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। JIT क्या होता है, ऐसा समझिए पहले के ज़माने में हमारे फ़ोन कैसे चलते थे, बिल्कुल डब्बा फ़ोन। आज के ज़माने में हमारे फ़ोन हो गए हैं स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट हो गई है, खुद से मैनेज कर लेते हैं वो।
उसी तरह से JIT भी यार आपका एक तरह से बोले तो स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, ये जावा को स्मार्ट बनाता है। किस तरह से स्मार्ट बनाता है वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर यार मैं अपना एक सोर्स कोड बना देता हूँ, है ना, सोर्स कोड बना देता हूँ। सोर्स कोड में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ int a इज इक्वल्स टू 5, ये मेरा एक सोर्स कोड है। इसके बाद में लिखता हूँ a++, फिर मैं लिखता हूँ यार यहाँ पर system डॉट आउट डॉट प्रिंट, और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर a। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ऐसा होता नहीं है। फिर से मैं लिखता हूँ a++, और फिर मैं लिखता हूँ क्या लिखता हूँ मैं, फिर मैं लिखता हूँ यार int b इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। मान लीजिए ये मेरा सोर्स कोड है पूरा। यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस काउंट कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मेरी 5 लाइंस हो गई हैं। अब इन 5 लाइन के कोड को सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले डॉट जावा। ठीक है, डॉट जावा ने क्या करा, डॉट जावा ने इसको कर दिया जावा सी के थ्रू कंपाइल, और कंपाइल करके बना दिया बाइट कोड। बाइट कोड मतलब डॉट क्लास। अब ये बाइट कोड जाएगा जेवीएम के पास। जेवीएम के पास जाने के बाद, ठीक है, मान लीजिए हमारा ये कोड है। इसके बाद यार एक एक लाइन जो है वो इंटरप्रेट होगी। क्या होगी, इंटरप्रेट। तो याद हो मैंने आपको बताया था यार, हमारा जावा जो है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों पर काम करता है। तो कंपाइलर का काम तो यहाँ पर हो गया। अब इंटरप्रेटर का काम यार इसके अंदर होता है, इंटरप्रेटर का काम इसके अंदर होता है। वो कैसे होगा, तो आपको पता होगा यार कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है। कंपाइलर जो होता है यार, आपका पूरा का पूरा, जैसे कि मान लीजिए कंपाइल इसने किया, तो कैसे किया, आपका पूरा का पूरा सोर्स कोड है, उसको आपने एक ही बार में कंपाइल कर दिया। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, पूरा का पूरा सोर्स कोड है, एक एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, तो वो इंटरप्रेट करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर int a इज इक्वल्स टू 5 का कुछ ना कुछ XEM01, ऐसा कुछ भी मैं मन से लिख रहा हूँ। इसका मतलब है यार MX0 और फिर DF। ठीक है, ऐसा कुछ मतलब है। इसका मतलब मान लीजिए 139DX। अब A++, अब बेसिकली यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, A++ का यहाँ पर जो कोड है, चाहे इसको मान लीजिए मशीन कोड है, जो भी है वो आपका सेम होगा। अब ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट कर रहा है, तो यहाँ पर आप फिर से लिखेगा MX0DF, और लास्ट में आपको मिल जाएगा VXM019। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। इंट b इज इक्वल टू 6 का, ये हमारी 5 लाइन का काम हो गया। अब यहाँ तो यार बेसिक, अगर JIT नहीं होता ना हमारे पास, JIT नहीं होता तो हमारा इंटरप्रेटर क्या करता, पहली लाइन करी, ठीक है कर दी, दूसरी करी, ठीक है कर दी, तीसरी करी, चौथी फिर से करी, पांचवी फिर से करी। अब आप बोलेंगे यार ये MX0DF उसने फिर से करा। अब मान लीजिए आज तो 6 लाइन का कोड है, 5 लाइन का कोड है, सॉरी 5 लाइन का है। कल को यार 1000 लाइन का होगा, 2000 लाइन का होगा। अब इस 2000 लाइन के कोड में मान लीजिए 6-7 या 600-700 कुछ ऐसे कोड हो सकते हैं जो कि आपके रिपीट हो रहे हो, है ना, जो कि बार बार यूज हो रहे हो। यार इंटरप्रेटर तो परेशान हो जाएगा बार बार उसी को इंटरप्रेट करते करते। इसलिए यहाँ पर रोल में आता है हमारा लाइट्स कैमरा एक्शन वेलकम JIT। JIT आता है एग्जिस्टेंस में। JIT क्या करता है यार, JIT याद रखता है चीजें, जस्ट इन टाइम याद रखता है चीजें। कैसे याद रखेगा, तो यहाँ पर हम JIT की हेल्प लेते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, शुरू से एग्जीक्यूशन करते हैं, शुरू से इंटरप्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हुआ int इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर हुआ A++, तो उसने बोला ठीक है MX0DF, वो सबको याद रख रहा है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट A हुआ 139DX, ओके। अब जैसे ही उसको मिलता है A++, तो उसको याद आ जाएगा कि ठीक है मैंने A++ पहले भी कहीं देखा है। कहाँ देखा है, यहाँ पर। A++ को मैंने क्या करा था, MX0DF, तो वो इसी को रेफर कर देगा कि ठीक है भाई A++ तेरा यही है MX0DF। तो यहाँ पर देखिए उसको एक बार जो है इंटरप्रिटेशन एक लाइन का बच गया। उसने उसी को बता दिया कि ठीक है तेरा नाम MX0DF ही है, क्योंकि तू पहले भी एक बार आ चुका है मेरे पास। और उसके बाद यार 5वीं लाइन वो VXM019 कर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका बस 5 लाइन का जो कोड था वो आपका हो गया 4 लाइन का। इंटरप्रिटेशन तो सिर्फ 4 बार हुआ ना, यहाँ पर आपका इंटरप्रेटर होता है। तो इंटरप्रेटर तो सिर्फ यहाँ पर 4 बार करेगा क्योंकि उसके पास JIT है। ठीक है, नॉर्मल होता तो 5 का 5 होता। अब ये तो छोटे कोड की बात है, 1000-2000 लाइन में से कितना बढ़िया यहाँ पर आपका एग्जीक्यूशन होगा, कितना बढ़िया तरीके से ये जो है आपकी उसको कम कर रहा है, जो आपका इंटरप्रेटर पे बोझ है उसको कम कर रहा है, इसलिए इतना फास्ट हो जाता है ये। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर बहुत बढ़िया तरीके से आपको जावा को जो है फाइल को, डॉट क्लास फाइल को JVM के थ्रू कन्वर्ट कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। अब JVM में जाने के बाद इंटरप्रेट हो जाएगी,
जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो है अपना काम कर देगा और उसके बाद वो जो है लास्ट में एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, जेवीएम के अंदर क्या हो रहा था वो हम ऑलरेडी देख चुके थे। आपका क्लास लोड होगा, उसके बाद आपका जो है मेमोरी एरिया में सारी चीज़ें जाएंगी, उसके बाद आपका लास्ट में एग्जीक्यूशन होगा। तो इसी तरह से पूरा जेआईटी काम कर रहा होता है। जेआईटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपको समझ आ गया होगा जेआईटी क्या होता है, जावा कैसे काम करता है। आपको बेसिक फ्लो तो वैसे ही समझना है। ठीक है, क्या समझना है, डॉट जावा वो जाएगी जावा सीके थ्रू डॉट क्लास, वो जाएगा जेवीएम में और जेवीएम के बाद जो है आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। पूरा आर्किटेक्चर भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। जेडी के जेआरई और जेवीएम में जो भी आपका रिलेशनशिप है वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब यार आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, कोई भी आपसे कोई भी पूछे तो आपको क्वेश्चन के आंसर्स पता होंगे। तो यार इस शानदार से लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमने आपको जो पढ़ाया है उसको आप रिवाइज करिए और हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।